नमस्कार। स्वागत है आपका भारत के इतिहास के एक ऐसे चरण में जो अपने आप में इतना उलझा हुआ है कि बहुत कम विद्यार्थी इसको ठीक से पढ़ पाते हैं और ठीक से समझ पाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो लोग इतिहास के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोटे मोटे रूप में हमने कालखंडों में भारत को प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में विभाजित किया है। परंतु प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच एक काल और है और वो काफ़ी उतना ही बड़ा लंबा काल है, लगभग आपका 500 साल के लगभग का, जिसमें और बल्कि ज़्यादा का, जिसको हम लोग पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। और ये पूर्व मध्यकाल की अपनी बड़ी जटिलताएं हैं और आज मैं इसी पर प्रकाश डालने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बड़ा इसकी डिमांड भी थी मेरे पास में, बहुत से बच्चों ने मुझसे जिक्र किया था कि सर इसको जो है मुझे पढ़ा दीजिए। तो देखिए, पहले तो मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस और कठिनाई दोनों से बताता हूँ। पहले इम्पोर्टेंस बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए इम्पोर्टेंस क्या है कि जब हम मोटी मोटी पढ़ाई करते हैं और सपोज़ कीजिए कि किसी खंड से मान लीजिए हमारे पास 10 प्रश्न पूछा जाता है, तो जब हम मोटा मोटा पढ़ते हैं और आजकल जिस तरह से परीक्षा का ट्रेंड बन चुका है और हम मोटा मोटा जब पढ़ते हैं तो एक कठिनाई आती है हमारे सामने कि मान लीजिए कि 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न जो थे वो ऐसे पूछे गए जो आपके पढ़े हुए से मोटे मोटे हिस्सों में से पूछे गए थे, लेकिन बाकी के 4 प्रश्न जो होते हैं वो ऐसे गौण विषयों से पूछे जाते हैं जिस पर विद्यार्थी की या तो नज़र नहीं जाती या फिर वो उसको ठीक से पकड़ नहीं पाता है अपने टाइम में जब वो पढ़ाई करता है। और इस तरह से क्या होता है कि आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते, तो आप क्वेश्चन को ठीक से हल कर नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि हमको कुछ कठिनाइयाँ परीक्षा के सामने आती हैं सिलेबस को ठीक से पढ़ा ना होने के कारण। ये जो लेक्चर मैं आपके लिए लेने जा रहा हूँ इसको भी आप समझ लीजिए कि ये लेक्चर लगभग जो है क्या नाम से आपके UPPCS जो होगा 2020 उसके लिए, प्लस आपके जो IAS होगा उसके लिए, और आपकी जो SSC वगैरह की परीक्षाएं होती हैं इनमें तो इतिहास से प्रश्न 5 के करीब पूछ लिए जाते हैं, लगभग 5। लेकिन अब उस 5 में से यदि 3 यहाँ से पूछ लिए गए तो आप जो तैयार करके गए थे वो तो गया आपका। तो इसलिए पढ़ना सभी जगह पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो ऐसा मत समझिए कहीं पर कम पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आपकी नज़र में खास बातें तो होनी चाहिए। उसके बाद कुछ कल्चरल चीज़ें हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जो मेंस तक जाती हैं आपके मेंस की परीक्षा में। और इसका उद्देश्य मेरा यही बात इसी के लिए बनाना नहीं है, इसके साथ साथ आपके जो JRF नेट की परीक्षा है उसमें यह बहुत काम में आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लस आपके यदि आप इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में भी रखेंगे तो भी आपके ये काम में आएगा UPPCS में। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो था इसका महत्व जो मैंने आपको समझाया। अब महत्व के बाद हम देखते कठिनाइयाँ क्या हैं। देखिए कठिनाई क्या है कि अगर कोई सीधा सीधा इतिहास होता है तो सीधे सीधे इतिहास को पढ़ना बड़ा आसान होता है, एक राजा के बाद दूसरा। और ऐसा हुआ कब, जब हमारा जो पूरा भारत था वो जब हमारा पूरे भारत पर किसी एक बड़े राजा का शासन लंबे समय तक रहेगा और उसका जो वंश है वो बराबर चलता रहेगा, जिसको इंग्लिश में हम डायनेस्टी बोलते हैं, वो चलता रहेगा, तो हमारे लिए अध्ययन के लिए आसानी होगी। जैसे आप देखते हैं कि सल्तनत काल जब आप पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में तो सल्तनत वही रहती है, राजा बदलते हैं लेकिन उनको पढ़ना आसान रहता है क्योंकि वो पूरे भारत को कैप्चर करते चले जाते हैं। फिर आप मुगल काल को देखोगे तो मुगल काल पढ़ना थोड़ा सा और आसान होता है क्योंकि आपको बहुत सारे राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता। एक मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा कायम होता है और उसमें सारे राजाओं को देते हैं और बाकी राजा गौण भी हो जाते हैं, तो उनके बारे में इतनी महत्ता रह नहीं जाती। और महत्ता भी इन्हीं संदर्भों में रहती है कि उनका मुगलों से टक्कर होती है उनकी, या कुछ और ऐसा होता है, तो इस संदर्भ में होता है। लेकिन अब ये पूर्व मध्यकालीन भारत क्या है कि पूर्व मध्यकालीन भारत, देखिए पहली बात तो मौर्यों के शासन के बाद ही भारत जो था वो अलग अलग शक्तियों के बीच में टूट गया था वैसे तो, ठीक है। लेकिन ये बात हमको थोड़ी सी कम देते हैं क्योंकि बड़ी शक्तियां फिर भी रहीं, जैसे कुषाण बड़ी शक्ति के रूप में रहे। उसके बाद गुप्तों ने फिर एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, तो उसके बाद लेकिन गुप्तों के बाद
का जो इतिहास है वही उसको, चाहे आप गुप्तोत्तर काल कहिए, लेकिन मेरी नज़रों में उसको आप पूर्व मध्यकाल कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसका एक टाइम स्पान बहुत बड़ा पहुंचता है तब तक जब तक कि भारत में सल्तनत की स्थापना नहीं हो जाती। इसको बहुत आप ध्यान से समझिएगा जो आज मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसको लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि ये अपने आप में बहुत उलझा हुआ है। उलझा हुआ क्यों है ये अब समझ लेते हैं, क्यों उलझा हुआ है। सबसे पहली बात कि इस काल में कोई भी एक बड़ी ऐसी शक्ति नहीं होती जो पूरे भारत पर अपनी सत्ता कायम रख सके, और अगर ऐसा होता भी है तो बहुत कम समय के लिए होता है। तुरंत एक नई शक्ति उस जगह पर आ जाती है या उनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, और इस तरह से बार बार जो विखंडन का कार्यक्रम है, भारत के विखंडित भारत का कार्यक्रम है, वो अलग अलग राजाओं के उसमें नेतृत्व में थोड़े थोड़े समय के लिए चलता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के बारे में हमको अलग अलग पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, फिर उनको समझना। तो पूरे भारत में एक एक, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो ये इसकी कठिनाई है। दूसरी बात क्या है कि इसकी जो शुरुआत है मोटे मोटे रूप में, वो हम हर्ष से या हर्ष के बाद से मान सकते हैं, लेकिन हम हर्ष से ही कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है ना। तो हर्ष के काल से, अच्छा अब है क्या, इतिहास के साथ एक और बात आप समझ लीजिए। इतिहास को कभी भी आप कुछ 100 साल के झोल-मोल में आप लेकर के चलिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप माने कि 750 से ही पूर्व मध्यकाल शुरू हुआ, नहीं, क्योंकि हम हर्ष के काल में भी देखेंगे कि तो पूर्व मध्यकाल तक उसको खींच सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे वास्को डी गामा आता कब है, बाबर के आने के पहले भी, क्योंकि बाबर आया था 1526 में, और वास्को डी गामा कब आया था आपको पता होना चाहिए, 1498 में। तो उस जमाने में जब वास्को डी गामा आया होगा तो हो सकता है कि जो शासक दिल्ली में बैठा था उसको इस बात का एहसास भी ना हुआ हो कि नीचे कोई कालीकट पर आकर के बैठा हुआ है जो पुर्तगाल से आया है। आज जैसा इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं कि बहुत जल्दी कोई भी बात पहुंच जाती, लेकिन फिर भी हम लोग जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं तो उसको आधुनिक भारत में ले जा करके पढ़ते हैं, जबकि ये घटना सल्तनत काल की घटना है, मुगल काल की घटना भी नहीं है। देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। औरंगजेब के काल में भी अंग्रेज आ चुके थे और उस समय रहते हैं शाहजहां के, जहांगीर के काल में, लेकिन हम उनकी काउंटिंग वहाँ से नहीं करते। शुरुआत हम उन लोगों की कहाँ से करते हैं, हम पढ़ते समय, लेकिन हम उसको काउंट करते हैं आधुनिक भारत में। तो इतना स्पेस जो है इतिहास में हम लोग लेकर के चलते हैं, इस बात को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर भी हम हर्ष से शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो गुप्त काल का पतन होता है, गुप्त शासकों का अंत हो जाता है, और गुप्त शासकों के अंत होने के बाद आप साथ साथ ये भी देखेंगे कि मैं आपको पीछे मैप दिखाऊंगा। तो अब क्या करिए कि आप पहले तो एक मैप बना लीजिए, अपने एक रफ मैप, आप अपने इंडिया का एक रफ मैप आप बना लीजिएगा और इसको रोक रोक के समझिएगा। और अगर आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं तो अगर आपके पास कलर्ड स्केच पेन है तो उस मैप पर कलर्ड स्केच पेन यूज़ कीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि किस जगह पर कौन सी शक्ति कहाँ कहाँ पर किस किस समय पर बैठी है। अब अगर आपने मैप बना लिया है, मैं इसका आपको तरीका बता रहा हूँ, इससे तरीका अच्छा कोई बता नहीं सकता कि पूर्व मध्यकाल को आखिर कैसे समझा जा सकता है। 2 तरीके यहाँ पर मैं आपको दूंगा और वो दोनों तरीके आपको अपनाने हैं, और इसके बाद आपके दिमाग में पूर्व मध्यकाल को लेकर के जो पढ़ने का एक तरीका है वो आपको आएगा। फिर मैं चैप्टर बाय चैप्टर सब पढ़ाऊंगा आपको मैं। अब मैं पूर्व मध्यकाल की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास में भी जो है यही एक ऐसा खंड है जो ठीक से पढ़ा नहीं है, बाकी सब बच्चों ने पढ़ लिया है, तो इसको मैं ठीक से आपको पढ़ा दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी सारे आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो मैप जो आप बना लिया, अगर तो आप पॉज कर लीजिए, बना लीजिए। उसके बाद मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो मैप बना लिया। अब आपने जब मैप बना लिया है तो अगला काम आपको ये करना है कि इस मैप को मोटे मोटे रूप में सबसे पहले तो आप 2 भागों में देखिए। एक जो गुजरात के ऊपर का भाग है यानी कि उत्तरी भारत, और आप देखोगे कि ज़्यादातर जो इतिहास है हमारा जो अब हम पढ़ते हैं वो उत्तर भारत का इतिहास ज़्यादा पढ़ते हैं, दक्षिण भारत का हम लोग कम पढ़ते हैं। लेकिन ये वो काल है जब दक्षिण भारत भी ज़्यादा प्रभावी होना शुरू होता है, इसलिए हम भारत के इस नक्शे को हम 3 भागों में बांटेंगे, 2 में नहीं 3 में। हाँ, यही मज़ेदार बातें आपको बता रहा हूँ, समझना बहुत आसान होगा। और इस तरीके से सब्जेक्ट को समझना बड़ा मुश्किल होता है, समझाना कि किस तरह से इसको समझें। चैप्टर बाई चैप्टर में पढ़ने के बाद भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, कौन कब था क्या था, उसका कारण बताता हूँ। अब देखिए जैसे राजपूत हैं तो राजपूतों का उदय तो इस काल में हो जाएगा, लेकिन ये राजपूत जो हैं जाएंगे कहाँ तक, मोहम्मद गौरी तक।
तो मोहम्मद गौरी तक जब ये जाएंगे तो एक बड़ा लंबा काल आप देखोगे इनका, तो आपको खींच के बहुत दूर तक लेकर के जाएंगे। वहाँ तक सारे राजाओं को इम्पोर्टेंट जो है उनको पढ़ना पड़ेगा बीच बीच में। पहले इनका आपस में संघर्ष होगा, फिर उसके बाद मुसलमानों के साथ जो तुर्क आएंगे, गौरी आएगा, उनके साथ संघर्ष होगा। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ किस किस जगह पर कौन कौन सी शक्तियाँ थी। और ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक लंबा टाइम स्पान है, सब राजाओं का दूर दूर तक जाते हैं। कोई गजनी के आक्रमण तक पाया जाता है, कोई मोहम्मद गौरी के आक्रमण तक पाया जाता है, उनका वंश चल रहा होता है उस समय तक। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको जाना है, और ये चीज़ें ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। और कुछ ऐसे छोटे छोटे राजा भी हैं जो जिनके बारे में पूछ लिया जाता है, उनके बारे में जानकारी छोटी है लेकिन वो पूछ ली जाती है आपसे कि एक इनके बारे में बताओ। और चूँकि हमने पढ़ा नहीं होता तो हमको याद भी नहीं रहता कि ये कोई ऐसा, हमें पता ही नहीं होता कि राजा कोई था भी। तो ये इस भाग को लेकर के थोड़ी सी कठिनाइयाँ हैं जिसका सामना लोगों को करते हैं। और चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ने के बाद कालक्रम स्पष्ट नहीं हो पाता कि कौन कब था। जैसे जब आप उसको पढ़ते हो, तो जैसे हम लोग देखते हैं पृथ्वीराज चौहान को और उसका युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ देखते हैं, तो ये घटना लगभग 1100 के अंत में और 1200 के शुरुआत में ये सारा कार्यक्रम चलता रहता है। और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। लेकिन आप देखेंगे कि राजपूतों का उदय और ये जो चौहान है, जिसको चहमान के नाम से हम लोग जानेंगे इतिहास में, चहमान या चौहान, ये लोग तो 700 के बाद में शुरुआत हो जाती है इन लोगों की, जहाँ से राजपूतों का उदय हम लोग देखते हैं। तो अब उधर पढ़ना और यहाँ पढ़ना, फिर उसके बाद उसको इतना 500 साल में कनेक्ट करना उलझे हुए इतिहास में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहली चीज़, आप मैप को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले आप गुजरात के नीचे, जहाँ गुजरात का वो मुंह बना हुआ है जैसा कि दिखाया हुआ है मैप में, वहाँ पर एक लाइन खींचिए तो ये उत्तर वाला हिस्सा हो जाएगा। इसके बाद बीच में थोड़े से हिस्से को लीजिए जिसको हम दक्कन या डेक्कन कहेंगे, उस जगह पर। और उसके बाद सबसे नीचे की तरफ जो उससे नीचे का हिस्सा को, उसको आप बना दीजिए। मैप में मैं आपको सब दिखाता जाऊंगा कौन लोग कहाँ पर हैं, किस तरह से हैं। और ये इस लेक्चर की खूबी है कि आपको बहुत ढंग से एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपके दिमाग में एक माइंड सेट बनेगा कि ये एक्चुअली है जो गुत्थी थी, ये सुलझी किस तरह से। और इसके बाद नीचे की तरफ दक्षिण भारत, इस तरह से 3 भागों में आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको बहुत पढ़ने में आसानी होगी। अब मैं आपको मोटे मोटे रूप में बताना शुरू करता हूँ कि जब गुप्तों का अंत हुआ, तो गुप्तों के अंत के बाद जो शक्ति जिन्होंने जो वहाँ पर थी, एक तो उत्तर गुप्त थे। गुप्तों के बाद में वो छोटी छोटी जगह पर शासन कर रहे थे, मगध के आसपास, ठीक है, कन्नौज के आसपास कहीं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो उस समय की एक शक्ति थी वो थे मौखरी। इसके बाद एक पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन साम्राज्य भी कहते हैं, इसका उदय होता है। और इसी का एक महान राजा था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का एम्पायर एक लंबा एम्पायर, बड़ा एम्पायर उस काल में बनता है। और उसी समय में एक और शक्ति बनती है गुजरात के आसपास, वल्लभी जिस जगह को कहा जाता है, और उस जगह के लोग जो है वो मैत्रक कहलाते हैं। तो ये शक्तियाँ प्रमुख शक्तियाँ थी उस समय की, जो उस समय तक रहती हैं। फिर हर्षवर्धन के काल की 2 घटनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि एक तो ह्यूनसैंग की यात्रा हुई थी, और ह्यूनसैंग पर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है चीनी यात्रा पर, दूसरी यात्रियों के बारे में, और दूसरा इत सिंह की यात्रा। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बौद्ध संगति का आयोजन उसने कराया था हर्षवर्धन ने, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हर्षवर्धन इस तरह से कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट बनता है। और यदि आप सब्जेक्ट से पेपर देंगे, यदि आप सब्जेक्ट रखते हैं और JRF नेट वगैरह देंगे, तो आपको काफ़ी सारा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हर्ष की मृत्यु के बाद एक बड़ी स्थिति बनती है, और यहाँ पर एक खास बात आती है कि अभी तक जो शक्ति का केंद्र था इतिहास में, प्राचीन भारत में, वो मगध था। ठीक है, मगध कहाँ है आप देखेंगे मैप में, तो पटना में आपको मगध दिखाई देगा, बिहार में उस तरफ। तो पाटलिपुत्र जिसको कहा जाता था, तो मगध पूरा वो पटना का जो क्षेत्र है वो आपको मगध के रूप में दिखाई देगा।
उसके बाद आप देखेंगे कि इस काल में एक राजनीतिक परिवर्तन जो होता है वो ये होता है कि जो सत्ता का केंद्र है वो कन्नौज पर आ जाता है। अब मैप में आप कन्नौज भी देख लीजिएगा कहाँ पर है। और इस कन्नौज में पर आधिपत्य के लिए जो शक्तियाँ भारत की हैं वो आपस में लड़ना शुरू करती हैं और 3 बड़ी शक्तियाँ इसमें आकर के उलझती हैं। और एक लंबा समय जो होता है जिसमें दक्षिण भारत से भी शक्ति भाग लेती है और उत्तर भारत की भी शक्तियाँ भाग लेती हैं, और ये काल जो है हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष का काल कहलाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये कैसे, अब ये भी एक बड़ा लंबा काल है जो लगभग चलता रहता है त्रिपक्षीय संघर्ष का। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप आ गए तो फिर अगली चीज़ इसमें समझने की आपको ज़रूरत है कि आगे किस तरह से बढ़े। त्रिपक्षीय संघर्ष तक आपको बात समझा दी मैंने आपको, अब इसके बाद आगे समझते हैं हम लोग। तो इसके बाद आप एक चीज़ और समझेंगे, इससे पहले कि हम त्रिकोण संघर्ष को समझें, कि उत्तर भारत में फिर उसके बाद एक और स्थिति बनती है। तो आप इसमें समझिए जैसे बंगाल के जो शासक हैं जैसे पाल वंश और सेन वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद कश्मीर में जो कारकोट वंश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो अब पालों की जो इम्पोर्टेंस है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब ये सब जब चल ही रहा है तो अब एक घटना और घटित होती है अपने आप में 700 के बाद में, और वो है सिंध पर अरबों का आक्रमण। तो सिंध पर जो अरबों का आक्रमण है वो भी 700 के बाद की घटना है, और त्रिकोण संघर्ष जो हो रहा है वो भी इसी समय की घटना है। लेकिन दोनों घटनाएं एक दूसरे से बड़ी अनजान है लेकिन साथ में चल रही हैं। लेकिन जब आप मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए जाते हो उस तरफ, तब आप शुरुआत करते हो सिंध पर अरबों का आक्रमण। वहाँ से आप शुरू करते हो, एक बार फिर से 700 से चल करके आते हो, फिर महमूद गजनी पर आते हो, मोहम्मद गौरी पर आते हो, और उसके बाद सल्तनत की स्थापना। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं उस समय जा करके एक बार फिर से। लेकिन एक बार जब आप यहाँ पर खाका खींच लोगे सारी बातों का, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। अब त्रिपक्षीय संघर्ष भी उसी दौर में चल रहा है। तो राजपूतों में एक राजवंश है गुर्जर प्रतिहार। वो गुर्जर प्रतिहार जो है एक राजपूताना के एक बहुत बड़े क्षेत्र में शासक हैं। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए आमदा है पूरी तरीके से। बंगाल से जो पाल शासक हैं वो पूरी तरीके से कन्नौज पर आधिपत्य जाना चाहते हैं। और दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट जो हैं, अब एक और बात यहीं जोड़ देता हूँ, इसी समकाल में दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश है। राष्ट्रकूट जो शासक हैं वो भी उस पर आधिपत्य पाना चाहते हैं। इस तरीके से बराबर इन तीनों के बीच में एक लंबा समय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में गुजरता है। तो इस तरह से जो है आपका ये जो सेक्शन मैंने आपको जो समझाया, ये हिस्सा जो 700 तक का था, ये कुछ इस तरह से चलता है आपका। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई, जो बातें बताई। मैप में एक एक चीज़ आपको पीछे दिखाई दे रही है तो मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ साथ में। इतनी बात जब आप समझे तो फिर उसके बाद आप आएंगे अलग से, अब यहाँ तक पढ़ लिया आपने, इसके बाद आप आएंगे राजपूत। अब राजपूत वही मैंने बताया जैसे 700 से शुरू होते हैं। तो राजपूतों को पढ़ने के लिए जब आप आएंगे तो राजपूतों को पढ़ने के लिए आप शुरू करेंगे तो राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में आबू पर्वत पर जो यज्ञ हुआ था उसके बारे में बताया जाएगा। फिर चौहानों के बारे में बताया जाएगा, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बताया जाएगा, परमार के बारे में बताया जाएगा। ये सब राजा जो है बहुत लंबे समय तक आपके शासन करते रहेंगे, और ये शासन वहाँ तक पहुँचेगा जब तक कि मोहम्मद गौरी आ नहीं जाता। तो इसको वहाँ तक कनेक्ट करके आपको देखना है। और ये जो राजपूत थे इन्होंने अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार भी कर रखा था, और ये परस्पर आपस में भी लड़ते रहते थे। जैसा आप देखते हैं उधर जा कर के कि जब मोहम्मद गौरी आता है तो जयचंद जो है सहायता नहीं करता पृथ्वीराज चौहान की, वो भी राजपूत था ये भी राजपूत था, लेकिन एक दूसरे की सहायता नहीं करते। फिर मैं एक एक चैप्टर से एक एक राजा के बारे में आपको बताऊंगा इसके विषय में। अब देखिए, अब इसके बाद आप आएंगे दक्षिण भारत पर और दक्कन पर। यहाँ पर जब आप आएंगे तो अब आपको दक्षिण भारत समझना होगा। इसके विषय में मैं आपको कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी शक्तियों के बारे में किस किस तरह से समझना है अगले लेक्चर में समझाऊंगा। उसका मैप आपको फिर उसी समय फिलअप कराऊंगा, प्लस उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से उस समय के शासक थे, किस किस ने क्या किया। उसका एक पूरा चार्ट भी आपके सामने होगा। वो भी एक लंबा काल है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसको भी थोड़ा सा समझना टफ है। अलग अलग तरीके के लोग हैं, एक ही वंश है लेकिन वो 2-3 जगह पर शासन करता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी समझने में कठिन होगी।
तो आज का जो लेक्चर है आपको पूर्व मध्यकालीन भारत को समझने का जो पार्ट 1 है वो यहीं पर अंत होता है। आशा करता हूँ कि आपको इससे आपकी जो समझ है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगी। और मैंने इंटरेक्टिव करने के लिए वीडियोस को इसीलिए मैप्स भी बनाए हैं और बहुत सारी चीज़ों को लिख दिया है ताकि आपको बहुत सारी बातें याद रहें। चलिए अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगले लेक्चर में आपको फिर मिलूँगा एक नई समझ के साथ में, एक नए ज्ञान के साथ में जो आपकी बुद्धि को खोले और आपको सफल बनाए। तब तक के लिए अलविदा।